आज मैं अपने YouTube चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ाऊंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लगभग यूपी पुलिस एसआई या कांस्टेबल के पदों पर लगभग जो भी सामान्य ज्ञान का सिलेबस है 30% क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से ही पूछे जाते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान। लेकिन भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हमें भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा कि भारतीय संविधान जब निर्माण हुआ था उससे पूर्व में इंडिया में कौन कौन से कानून लागू किए, किसने किए, उन सब के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ से भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। भारतीय संविधान से पूर्व के जो कानून होंगे वो फैक्चुअल बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वहाँ 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में उसका भारत पर आगमन हुआ। भारत पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। तो जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन धीरे धीरे व्यापार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, ताकत बढ़ गई। जब ताकत बढ़ गई तो उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक को जीत लिया। कर्नाटक को जब जीत लिया तो कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम था कर्नाटक में, तो फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी कर ली। लेकिन उस समय जो बंगाल का नवाब था वो सिराजुद्दौला था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो कलकत्ता की किलेबंदी की थी उसकी अनुमति अंग्रेजों नवाब, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उससे नहीं ली थी। तो इसको सिराजुद्दौला ने अपनी संप्रभुता पर खतरा माना कि अंग्रेज अब इतने बड़े हो गए हैं कि मुझसे बिना अनुमति लिए और कॉलेज की फोर्ट विलियम की इन्होंने किलेबंदी कर ली। इसी को उसने अपनी संप्रभुता पर हमला माना। तो इसी संप्रभुता उसने नवाब ने क्या किया, इस पर कलकत्ता का आक्रमण कर दिया। जून 1756 में जाकर फोर्ट विलियम पर नवाब सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। जब कब्जा ये कर लेता है नवाब, उसके बाद क्या हुआ, उसमें ब्रिटिश जो कैदी थे वहीं पर उसी में फोर्ट विलियम पर ही कोठरी थी, काल कोठरी, उसमें 146 ब्रिटिश कैदियों को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो उनकी दम घुटने लगी। तो 146 में 123 उसमें मारे गए। ये बात जब अंग्रेजों को पता चला, ब्रिटिश सरकार को पता चला कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, इतने ज्यादा हमारे ब्रिटिश कैदी मारे गए हैं, और तो उसके बाद उसने क्या किया, उस समय मद्रास का जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव से कहा कि आप अपने दल बल के साथ जाइए और जाके उससे युद्ध कीजिए, बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला से। तो रॉबर्ट क्लाइव आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख बनके रॉबर्ट क्लाइव आता है। आके वो क्या करता है, उसको हमला करना था। तो पहले क्या करता है कि वो उसमें फूट डालने की कोशिश करता है। फूट डालते समय क्या करता है कि सिराजुद्दौला तो नवाब था, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो मीर जाफर था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को, एक रिश्तेदार भी लगता था इसका सिराजुद्दौला का, मीर जाफर को एक प्रलोभन दे दिया कि आप सेना के सेनापति हैं, जब मैं अपनी सेना के साथ में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करूंगा तो आप अपनी सेना के साथ में युद्ध मत करिए। तो एक नाटकीय अंदाज में हम उसको पकड़ लेंगे और उसको मार देंगे। उसको मारने के बाद में, हत्या करने के बाद में आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, प्लासी नामक स्थान पर भागीरथी नदी के पूर्व में दोनों की सेना आ गई। रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी, सिराजुद्दौला की सेना थी। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। मीर जाफर सेनापति था। मीर जाफर उस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ, अपनी सेना को लेकर शायर हो गया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और सिराजुद्दौला मारा गया इस युद्ध में। जब इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने संधि के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब बात आती है उसे खुश करने की कि कैसे खुश किया जाए। तो मीर जाफर ने क्या किया कि 24 परगनों की, जो बंगाल के 24 परगने थे, उनकी जमींदारी रॉबर्ट क्लाइव को दे दी, अंग्रेजों को दे दी कि आप यहाँ से अपनी जमींदारी की राजस्व की वसूली कीजिए। लेकिन फिर उनकी अपेक्षाएं बढ़ती रही अंग्रेजों की। तो अपेक्षाओं पे जब मीर जाफर खरा नहीं उतर रहा था
तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। और इसी समय 1757 ईस्वी में द्वैत शासन पद्धति भी रॉबर्ट क्लाइव ने लागू कर दी। द्वैत शासन का क्या मतलब था? दीवानी राजस्व कंपनी वसूल करती थी और नवाब के पास प्रशासन थे, कठपुतली बना दिया था। केवल प्रशासन आप देखिए, जो राजस्व का मामला रहेगा वो हम अपने पास रखेंगे। उनका कोई जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं था, जाके अपना राजस्व वसूल लाते थे। तो इस सब बातों से जो मीर कासिम, जो रॉबर्ट क्लाइव ने भी उसको जब गवर्नर बनाया, वो भी बहुत दुखी हो गया कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। जब वो दुखी हो गया कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, एक गोपनीय संधि की। गोपनीय संधि की बंगाल के नवाब मीर कासिम ने। उस गोपनीय संधि में अवध का नवाब रहे थे शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट के शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने क्या किया कि हम तीनों मिलकर अंग्रेजों पर आक्रमण कर देंगे और अंग्रेजों को यहाँ से, इंडिया से भगा देंगे। तो इसी के युद्ध में तीनों की बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो बक्सर के युद्ध में 1764 हेक्टर मुनरो था, सेनापति था। अंग्रेजों की तरफ से इधर ये तीनों का युद्ध हुआ। युद्ध में ये तीनों हार गए। तो इसमें यहाँ पहला जो युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, वो एक षड्यंत्र था। उसमें षड्यंत्र करके अंग्रेजों ने उसको हरा दिया था। तो उसमें उसकी जो अंग्रेजों की सेना थी, उसकी पराकाष्ठा को नहीं माना जा सकता, लेकिन इसमें अंग्रेजों की सेना ने अपने आप को इन तीनों की सेना से ऊपर दिखाया और इन तीनों को युद्ध में हरा दिया। उसके बाद संधि हुई, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की जब संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, अंग्रेजों को बंगाल दे दिया संधि की तहत। जब अंग्रेजों को बंगाल मिल गया तो अंग्रेजों ने अपना वहां गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो बंगाल का पहला गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी अपना वही द्वैत शासन चला रही थी। अपना गवर्नर बंगाल का एक भारतीय को लेके गवर्नर बना देती थी बंगाल का, और अपना राजस्व वसूलती थी और जनता के प्रति कोई उसका उत्तरदायित्व नहीं था। तो और अंग्रेज के अधिकारी थे, फल फूल रहे थे, कंपनी तब भी घाटे में जा रही थी। ये बात ब्रिटिश क्राउन को पता चली। तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने क्या रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई 1773 में। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है 1773 का, पूछ भी लिया जाता है क्वेश्चन में। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन थी, उसकी ब्रिटिश क्राउन की जो ब्रिटिश कैबिनेट थी, उसको अधिकार मिल गया कि जो भारत के अंदर जो कंपनी जो शासन कर रही है, उसमें उसको नियंत्रण, उस शासन में हम लोग जाके नियंत्रण कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ये दे दिया ब्रिटिश कैबिनेट को। उसके बाद क्या किया इन्होंने, बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर का पद को चेंज कर दिया। पद को चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया। पद क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। एक 4 सदस्य प्लस 4 सदस्य, एक तो गवर्नर जनरल रहेंगे और 4 सदस्य रहेंगे। ये मिलकर बंगाल का प्रशासन चलाएंगे। बंगाल के गवर्नर और बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। ये अंतर था गवर्नर जनरल और गवर्नर में। मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन था, और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये हो गया।